चंदन राज्य के एक छोटे से गांव समस्तीपुर में अनमोल नाम का एक किसान अपनी विधवा माँ और जवान बहन पारू के साथ रहा करता था। अरे चिंता मत कर माँ, मैं दिन रात मेहनत इसीलिए करता हूँ, केवल और केवल इस वजह से कि मेरी बहन पारू का विवाह बड़े धूमधाम से कर सकूं। अरे तू देखना माँ, मैं अपनी बहन पारू का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि पूरा गांव वर्षों तक याद रखेगा। इतना बोलकर अनमोल जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे गांव का मुखिया मिल गया जो कहीं जा रहा था। अरे मुखिया जी राम राम, क्या हुआ? इतनी तेजी में कहां जा रहे हैं आप? क्या बात है? अरे तुमको नहीं मालूम अनमोल भाई, हमारे गांव के जंगल में एक साधु महाराज पधारे हैं। कहते हैं कि बड़े ही विद्वान साधु हैं। अरे मुखिया जी, ये गांव वाले ना बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। जहाँ कहीं कोई साधु बाबा दिखा नहीं कि भले ही वो ढोंगी हो, दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे। ए अनमोल, तुम ऐसी बातें करने से बचो, फालतू की बातें न किया करो। देखो साधु लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। गांव में कितने ही लोग बीमार था, उनकी परेशानियां इन्हीं साधु बाबा लोगों ने दूर की हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्या बुराई है मिलने में। आप चाहे तो जाइए मुखिया जी, मैं तो पहले अपने खेत का काम निपटाऊंगा, उसके बाद अगर समय मिला तो ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा दर्शन करने के लिए। इसमें मेरा क्या नुकसान है? इतना कहकर मुखिया चला गया और अनमोल खेत की ओर बढ़ गया। शाम होते होते अनमोल अपने घर लौटते हुए स्वयं से बोला, हाँ, क्यों न एक बार साधु बाबा से मिल ही लिया जाए। देखें तो सही कौन है ये साधु महाराज जिनके दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। अनमोल साधु के पास पहुंचा। वहां लोग उनके आसपास बैठे थे। साधु बोले, बलिदान मनुष्य के लिए कभी अच्छा होता है और कभी कभी यही उसे संकट में भी डाल सकता है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। एक ओर आप बलिदान को अच्छा बता रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि यही बलिदान संकट में डाल देता है। यह कैसी बात हुई महाराज? अनमोल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। सोचो, एक ओर तुम्हारे पास तुम्हारा एक मित्र है और दूसरी ओर एक खजाना। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति हो कि यदि तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मित्र का बलिदान करना होगा। बताओ, तुम क्या चुनोगे, खजाना या मित्र? ये तो बड़ा ही आसान सवाल है साधु महाराज, खजाना ही चुनूंगा। खजाना तो परिवार के सारे काम हल कर सकता है ना, मित्र का क्या है? ए अनमोल, तुम साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। तुम बीच में मत बोलो मुखिया जी, यह हमारा और इस युवक का व्यक्तिगत संवाद है। अनमोल, सच कहूं तो खजाना तुम्हारे परिवार के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन क्या तुम सच में अपने मित्र का बलिदान कर पाओगे? सोचो अनमोल, कहीं तुम भी इस परीक्षा में फंस न जाओ, तब तुम्हारे लिए निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं नहीं साधु बाबा, मुझसे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं निर्णय लेने में बिल्कुल देरी नहीं करता। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना होगा कि जब तुम इस स्थिति में आओ तो तुम्हारा निर्णय बहुत कठिन हो। अनमोल हंसते हुए घर लौट आया।
और सारी घटना अपनी माँ को बताई। अनमोल, कितनी बार कहा है तुझसे कि साधु संतों से मत उलझा कर। अरे कभी किसी साधु ने क्रोध में आकर तुझे शाप दे दिया तो कभी सोचा है क्या होगा? अरे माँ, ये शाप वार कुछ नहीं होते हैं। चलो अब जाओ, सो जाओ। ये सब पालतू बातों में मत उलझो। कभी तो माँ की बात मान लिया करो भैया। सोचो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर पारू, तू मेरे और माँ के बारे में मत सोच। अगर तुझे सोचनी ही है वो अपने विवाह के बारे में सोच, क्योंकि कुछ दिनों बाद तेरी डोली उठने वाली है। क्या कहना चाहता है तू? अरे बात यह है माँ कि कुछ देर पहले पारू के होने वाले पति रतन के पिता मुझसे मिले थे। उनका कहना है कि वे लोग शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं। यह सुनकर पारू शर्मा जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अनमोल खेत की ओर निकल ही रहा था कि बिरजू, गांव का एक व्यक्ति, दौड़ता हुआ उसके पास आया। अरे अनमोल, क्या तूने मेरी बिटिया को कहीं देखा है? कल शाम को खेलने के लिए निकली थी, अब तक घर नहीं लौटी है। यह सुनकर अनमोल पूरी तरह चौंक गया। ये क्या कह रहे हो तुम? बिरजू काका, तुम्हारी पुत्री रात से गायब है और तुमने उसे ढूंढा नहीं? मैंने उसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि साधु महाराज के पास भी गया, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि मेरी पुत्री मुझे वापस मिल जाएगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अरे हद करते हो तुम। एक साधु बाबा को कैसे पता होगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? गजब है भाई। चलो ये सब छोड़ो, मैं ही उसे ढूंढता हूँ। चलो चलो, अब शांत हो जाओ, रो मत। इतना कहकर अनमोल जंगल की ओर निकल पड़ा और आवाजें लगाने लगा। बिंदिया, अरे हो बिंदिया, कहाँ हो तुम बिंदिया? वह आवाजें लगाने में इतना मग्न था कि सामने पड़ा पत्थर देख न पाया और ठोकर खाकर मुंह के बल गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई और खून बहने लगा। अरे बाप रे बाप, सत्यानाश हो गया मेरा। रे 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 रे, पैर में तो भयंकर मोच आ गई। ये क्या, खून भी बह रहा है? अब क्या करूं? मैं तो जंगल के भीतर आ चुका हूं। तभी उसकी नजर एक सामने खड़े गधे पर पड़ी। गधा स्पष्ट मानवीय आवाज में, अरे भाई, इस जंगल में किसे खोज रहे हैं? इंसानी आवाज सुनकर अनमोल चौंक गया। अरे तुम तो गधे हो, मतलब फिर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर रहे हो? मैं एक विशेष प्रजाति का गधा हूँ। हम जंगल की गहराई में रहते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं जानता। सुनो, अब ज्यादा सवाल मत करो। धन्यवाद यार गधे, वरना मैं तो सोच ही रहा था कि शायद मैं जंगल में फंसकर मर ही जाऊंगा। अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस स्थान पर तो कोई मनुष्य नहीं आता। अरे भाई, बात यह है कि हमारे गांव समस्तीपुर के बलिया की 10 साल की बिटिया बिंदिया कल रात से गायब है, तो उसी को ढूंढने मैं आया हूँ। ओह, चलो तुम मेरे साथ आओ। गधे के पीछे पीछे अनमोल चला। कुछ ही देर में वे झाड़ियों के बीच एक जगह पहुंचे। जहां बिंदिया बैठी रो रही थी। यही है बिंदिया। हाँ, यही है बिंदिया। रे बिंदिया, तुम्हारे माता पिता कल रात से परेशान हैं। तुम कहाँ थी? मैं खेलते खेलते जंगल में बहुत अंदर आ गई थी, रास्ता भटक गई और यहाँ बैठकर रो रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी।
अनमोल ने गधे की ओर देखा और मुस्कुराया। गधे मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही यह काम सफल हो पाया। तुम मेरे लिए बड़े ही किस्मत वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है तो मुझे अपने घर ले चलो ना और मेरी सेवा करो। सिर्फ धन्यवाद देने से क्या होगा? चलो ले चलो मुझे। अनमोल मुस्कुराया और गधे को रवाना कर घर की ओर चल पड़ा। बिंदिया को देखकर बलिया भावुक हो उठा। अनमोल, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, एहसान मेरा नहीं, इस गधे का है। इसी ने तो मेरी मदद की है, इसने सहायता की है, और वो भी ऐसे समय पर जब इंसान मदद करने से कतराता है। अनमोल, ये जादुई गधा लगता है मुझे। वैसे तुम बहुत किस्मत वाले हो जो ये तुम्हें मिला। हाँ, अब से ये मेरा मित्र है, मतलब मेरा गहरा मित्र है, समझ लो। क्या आप सच कह रहे हो भैया? हाँ पारू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो इस गधे से बात करके देख लो। तुम्हारा नाम क्या है? वही जो सारा संसार जानता है। मैं हूं एक गधा। बस मुझ में ये विशेषता है कि मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूं। ये सुनकर पारू की आंखों में चमक आ गई और अनमोल की मां डर गई। अनमोल, ये तू जंगल से कैसा प्राणी उठा लाया है जो इंसानों की तरह बात करता है? ओहो, डरिए मत माँ जी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप अनमोल से पूछ सकती हैं। मैंने तो बल्कि इसकी सहायता की है, और कुछ देर पहले अनमोल ने मुझे अपना मित्र बताया है। अब मैं और अनमोल दोनों हैं बहुत अच्छे मित्रों। हाँ, सही कहा मेरे मित्र। आज से मैं तुम्हें मिठू कहूंगा और हम हैं मित्र, मतलब गहरे मित्र। क्यों मेरे मिठू? अच्छा माँ, चिंता मत करो, ये मिठू हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे ये तो मेरा मित्र है, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? और अगर नुकसान पहुंचाना होता तो जंगल में हमारी सहायता क्यों करता? ये सुनकर अनमोल की मां मुस्कुरा दी। समय बीतता गया। अब से अनमोल जब भी खेत जाता अपने मित्र मिठू गधे को साथ ले जाता। वह खेत में काम करते हुए उससे बातें करता। अरे मेरे मिठू, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो तब से सब कुछ बदल गया है। वो कैसे? पहले मैं खेत में अकेले काम किया करता था, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता था। ओहो, फिर तो तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए था। अरे मिठू, तुम भी ना कमाल करते हो। विवाह के बाद मेरी पत्नी घर पर रहती मेरे साथ, खेत में काम करने थोड़े ना आती। लेकिन देखो, मुझे तुम्हारे जैसा मित्र मिल गया। अब मैं तुमसे बातें करता रहता हूँ और काम भी आसानी से हो जाता है। मुझे अब मेहनत का एहसास नहीं होता, बातों बातों में काम हो जाता है। यूं समझ लो, मेरी इतनी आदत मत डालो। सोचो, अगर कभी हम एक दूसरे से बिछड़ गए तो क्या करोगे? ऐसा बात मत करो मेरे मित्र। अरे मैं तुमसे अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। हम दोनों गहरे मित्र हैं, एकदम सच्चे मित्र। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ओहो हो, तुम तो गंभीर हो गए। छोटी सी बात को इतने दिल पर मत लिया करो। अच्छा, ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। कुछ दिनों बाद पारू का विवाह है, इसलिए मैं फसल काट रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। विवाह में तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अनमोल मुस्कुराया और पूरी फसल काटकर शहर की ओर चला गया। मिठू भी उसके साथ था। शाम को वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंचा।
माँ, ये लो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, ये रखो। अरे बेटा, ये तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुझे ये कहाँ से मिली? आप भी कमाल करती हो माँ। आपका पुत्र इतना मेहनत करता है, ये उसी मेहनत की सफलता का परिणाम है। मेरी फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी है। अब माँ, कुछ ही दिनों में पारू का विवाह है, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। देखन माँ, मैं पारू के विवाह में पूरे गांव को दावत दूंगा, सब याद रखेंगे कैसा विवाह हुआ है। अनमोल की बात सुनकर माँ और पारू दोनों प्रसन्न हो गए। अगली सुबह जब सोकर उठे, अनमोल की माँ घबराई हुई थी और रोती हुई बोली, गजब हो गया अनमोल, गजब हो गया। क्या हुआ माँ, क्या बात है? कल रात तूने जो स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो गायब है। घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। लगता है कोई चोर हमारे घर में घुसा था। ये सुनकर अनमोल की आंखों में डर उतर आया और आंसू बहने लगे। ये क्या हो गया भैया? अब मेरा विवाह कैसे होगा? अरे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं इतनी जल्दी क्या करूं, कैसे करूं। कुछ ही दिनों बाद तेरी शादी है। मैं लड़के वालों को जुबान दे चुका हूं। अब अगर मैंने समय मांगा तो वो इनकार कर देंगे। पहले ही वे जल्दी विवाह करना चाहते हैं। ऐसे में तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और अगर विवाह तक धन का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं तो किसी को मोह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसी समय पास खड़ा गधा बोला, चिंता क्यों करते हो अनमोल? तुम मुसीबत में हो और मुसीबत में मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। तुम गांव वालों से मदद क्यों नहीं मांगते? उन्हें बताओ कि तुम्हारे घर पर चोरी हुई है। गधे की बात सुनकर अनमोल को थोड़ी उम्मीद मिली। वह तुरंत गधे को साथ लेकर मुखिया के घर पहुंचा और सारी बात बताई। मां मुखिया जी, मेरी कुछ तो सहायता कीजिए। मेरे घर पर चोरी हो गई है और मेरी बहन के विवाह का सारा धन लूट गया है। देखो भाई अनमोल, तुम जो धन मांग रहे हो वो थोड़ा बहुत नहीं है। अरे भाई, ये तो पूरे विवाह का खर्चा है। इतना धन मेरे पास नहीं है। अगर थोड़े बहुत की बात होती तो मैं मना थोड़ी करता, जरूर कर देता। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? आप तो इस गांव के मुखिया हैं। आपकी भी तो एक बेटी है और वो पारू से 6 वर्ष छोटी है। आपने उसके लिए जरूर कुछ आभूषण बनवा रखे होंगे। उन्हीं का वो बेचकर अनमोल की मदद कर दीजिए। जब तक आपकी बिटिया का विवाह होगा तब तक अनमोल आपको एक एक पाई चुका देगा। ये मेरा मित्र है और बहुत ईमानदार है। हाँ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे बोलने वाले गधे, मैं वो आभूषण अपनी बेटी के विवाह के लिए रखे हैं। उन्हें बेचकर अनमोल को नहीं दे सकता। कुछ भी बात करता है। मुखिया का उत्तर सुनकर अनमोल निराश हो गया और गधे के साथ वहां से निकल पड़ा। निराश मत हो अनमोल, चलो जमींदार के पास चलते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे भाई, सीधी बात है। मैं तुम्हें धन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपना खेत मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। और जब तक मुझे सूद सहित पूरा धन वापस नहीं लौटाओगे तब तक उस खेत में खेती नहीं कर सकोगे। सोच लो। अनमोल हैरान रह गया। क्या बात कर रहे हैं जमींदार साहब? अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कैसी बात कर रहे हो जमींदार? अगर अनमोल खेती नहीं करेगा तो आपका धन कैसे लौटाएगा? ऐसे तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा और एक दिन आप उसके खेत पर कब्जा कर लोगे। फिर शायद उसका मकान भी ले लो। जब चुका देगा तब खेत वापस ले लेगा। सीधी बात है और क्या। अनमोल और गधा वहां से बाहर निकल आए। अनमोल ने सारी बात अपनी माँ और पारू को बताई। इस गांव में एक भी इंसान नहीं है जो हमारी सहायता करे माँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। माँ कुछ बोलती।
उससे पहले ही गधा बोला, चिंता मत करो अनमोल, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे मित्र गधा, तुम भला क्या कर सकते हो? अनमोल, मत भूलो, जब हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी तब मैंने ही तुम्हारी सहायता की थी। अब भी करूंगा। मैं जंगल के रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सुनो, मैं एक ऐसे तालाब का पता जानता हूं जो चमत्कारी और जादुई है। उस तालाब में एक कीमती खजाना छिपा है, लेकिन न वो तालाब एक जादू के प्रभाव में है। वो अपनी मर्जी से ही किसी मनुष्य को खजाना देता है। ये सुनकर अनमोल चौंक गया। तो क्या वो हमारी बात मानेगा? अब माने या न माने, पर एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। चलो मेरे साथ। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ ही देर में वे तीनों, अनमोल, पारू और गधा, जंगल की गहराई में एक सोने सी चमकने वाले तालाब के पास पहुंचे। गधा तालाब के सामने हाथ जोड़कर बोला, ये मेरा मित्र अनमोल है। इसे धन की आवश्यकता है। इसे अपनी बहन पारू का विवाह करना है। अगर इसे धन नहीं मिला तो इसकी बहन का विवाह टूट जाएगा और इसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं अपना खजाना हर किसी को नहीं देता। अगर तुम्हें अपने मित्र के लिए खजाना चाहिए तो तुम्हारे मित्र को एक बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो तुम्हें अपने गधे की बलि देनी होगी। बस तुम्हें मुझसे कहना है, मैं अपने गधे की बलि देता हूं। तुम्हारे इतना कहते ही ये गधा समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे सामने स्वर्ण जड़ित जेवरों का ढेर लग जाएगा। मैं तुम्हें इतनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा कि तुम न केवल अपनी बहन का बल्कि पूरे राज्य की सभी कन्याओं का विवाह कर सकोगे। फिर भी तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्राएं समाप्त नहीं होंगी। बोलो। ये सुनकर अनमोल चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या गधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? अनमोल, सोचो मत। अगर ये बलिदान मुझसे मांगा गया होता तो मैं स्वयं खुशी खुशी बलिदान दे देता, लेकिन अब तालाब ने तुमसे इच्छा जताई है। सोचो मत, जल्दी करो। अनमोल गहरी सोच में डूब गया, फिर बोला, मुझे क्षमा करना। मुझे अपमान मंजूर है, लेकिन मैं अपने मित्र का बलिदान नहीं कर सकता। जैसे ही अनमोल ने ये कहा, तालाब से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और पल भर में गधा एक साधु में परिवर्तित हो गया। वही साधु जिसका कभी अनमोल ने मजाक उड़ाया था। साधु महाराज, आप? हाँ, मैं ही। बताओ, क्या कहा था मैंने? कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारे लिए बलिदान कठिन हो जाता है। मैंने कहा था कि तुम अपने मित्र का बलिदान कर दोगे, लेकिन आज तुमने धन नहीं मांगा, मित्रता मांगी। ये सब तुम्हारी परीक्षा के लिए था। तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मैंने अपनी जादुई शक्ति से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली गायब कर दी थी। ये सुनकर अनमोल साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। अनमोल, जाओ, अपनी माँ और बहन को घर ले जाओ। तुम्हें तुम्हारी स्वर्ण मुद्राओं का पोटली मिल जाएगी। पर याद रखना, कभी किसी साधु का मजाक मत उड़ाना, खासकर उसकी दी हुई शिक्षा का। जाओ बच्चे, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनमोल अपनी माँ और बहन पारू को लेकर अपने घर लौट आया। उसे उसका धन मिल चुका था और उस दिन के बाद से उसने कभी किसी साधु का मजाक नहीं उड़ाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई एक सपना लेकर आया हूँ। हिंदी में ऐसी कहानियाँ सुनाने का जो दिल को छू जाएं और कुछ सिखा जाएं। अगर आपको सच्ची मेहनत और नैतिक कहानियाँ पसंद हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके साथ से मेरा 1000 सब्सक्राइब का सपना पूरा हो सकता है।